नमस्कार दोस्तों, एनजीए डिफरेंस यूट्यूब चैनल में मैं आप सभी लोगों का स्वागत करता हूं। पिछली क्लास में हमने दशमलव भिन्न चैप्टर के 70 क्वेश्चन करवा दिए थे। जो शेष क्वेश्चन है उनको अगले वीडियो में देखते हैं 71 नंबर क्वेश्चन क्या कहा गया है। क्वेश्चन नंबर 71 में कहा गया है कि 3.5 भाग का निशान है 0.0007 है। इस तरह से दिया गया है क्वेश्चन 0.007। अब इसको सॉल्व करना है। पूछा गया है कि बराबर इसके क्या होगा। तो सबसे पहला हमने तरीका बताया था कि 3.5 को इसी तरह से लिखेंगे और ये भाग है तो भाग को हमने बताया था कि भाग का अगर निशान है इसको गुणा में जब बदला जाता है तो भाग के निशान के बाद जो संख्या लिखी होती है वो भी क्या हो जाती है, पलट जाती है। तो 1/0.007। एक तो तरीका ये है कि दशमलव इसका अगर हटाओगे तो अंश में कितने जीरो बढ़ाओगे, एक के बाद 4 जीरो बढ़ा देंगे। इसका दशमलव हटाएंगे तो हर में 1 जीरो बढ़ा देंगे। तो इस तरह से ये जीरो खत्म हो जाएगा। तो ये हो जाएगा 35 गुणे 1000/7। इसको कैलकुलेट करेंगे तो आ जाएगा कितना आंसर, 5000। अर्थात इसका राइट आंसर आ जाएगा 5000। इसी तरह से कई क्वेश्चन दिए गए 72, 73, 74, 75 तक में सब में यही दो लाइनें कैलकुलेशन करना है। आ जाएंगे सभी क्वेश्चन, हो जाएंगे नहीं हो जाएंगे। जो ना है कमेंट बॉक्स में लिखना, बताए जाएंगे। आगे देखो क्वेश्चन नंबर 76 में क्या कहा। 75 तक सेम इसी तरह के क्वेश्चन है। 76 नंबर में क्वेश्चन में कहा गया है कि 86.04 भाग का निशान है। इसके बाद कहा गया है नीचे 4000। ये क्वेश्चन दिया गया है। इसको देखो कैसे सॉल्व करेंगे, वही तरीका है। 86.04 है, ये जब भाग गुणा में तब्दील होगा तो 1 हो जाएगा 4000। सबसे पहला नियम, इसका दशमलव हटाएंगे। अगर हमने बताया गया था कि अगर अंश से दशमलव हटाएंगे तो 1 बना के उतने ही जीरो जितने दाएं और अंक हैं हर में बढ़ाएंगे। अगर हर से दशमलव हटाएंगे तो जीरो अंश में बढ़ाए जाते हैं। तो यहाँ पर नीचे हम 100 करेंगे नहीं करेंगे। अब देखो 4 से क्या संख्या कट जाएगी। तो 4 की विभाज्यता का नियम बताया जाता था कि अगर दहाई और इकाई के अंकों से बनी संख्या 4 से विभाजित है तो पूरी संख्या 4 से विभाजित होगी। सीधे इसको 4 से काटेंगे तो आ जाएगा 4 दूनाई 8, 4 एकम 4, ये हो जाएगा। यहाँ पर बचेगा 2, 4 पंचे 20, 4 एकम 4। यहाँ पर कितने जीरो हो गए, 5 जीरो हो गए। दशमलव लगा देंगे। दशमलव 1 2 3 4 5 अंक बाद दशमलव लगेगा। तो यहाँ पर देखो कितने अंक है, 4 अंक है। तो ये इसका क्या आ जाएगा, राइट आंसर आ जाएगा। अर्थात ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर हो जाएगा। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 77 क्या कहा गया है। अगला टाइप अगले प्रकार का है क्वेश्चन, थोड़ा अलग है, हटके हैं। क्वेश्चन नंबर 77 में कहा गया है कि 256 की घात में दिया गया है 0.16 गुणा 16 की घात में 0.01। ये को सॉरी 0. ये जीरो नहीं दिया गया, 0.18 केवल दिया गया है। अब इसको कैसे करेंगे, एक चीज देखो, यहाँ पर आधार की संख्या 16 है और यहाँ पर आधार की संख्या 256 है। क्या दोनों के आधार बराबर किए जा सकते हैं? तो इस 16 को कुछ नहीं करेंगे, इसको हम 16 का होल स्क्वायर लिख सकते हैं। इसको लिख सकते हैं 16 का होल स्क्वायर और घात में लिखा कितना था, 0.16। इसको इसी तरह से लिखेंगे 16 की घात में 0.1 है। घात के ऊपर घात का गुणा होता है तो ये 16 के पावर हो जाएगा 0.32 गुणे हो जाएगा 16 के पावर 0.18। इतनी बात समझ में आई कि नहीं आई? अब देखो दोनों के आधार समान है तो घातें इनकी आपस में क्या हो जाएंगी, जुड़ जाएंगे। तो इनको जोड़ेंगे तो 8 2 10 हो जाएगा, 3 1 4 1 5, यानी 0.5 हो जाएगा नहीं हो जाएगा। अभी हम 16 को और तोड़ सकते हैं। इसको लिख सकते हैं 4 का होल स्क्वायर और ये लिखा है 0.5। घात के ऊपर घात का गुणा हो जाएगा तो 0.5 में जब 2 का गुणा कराएंगे तो आ जाएगा 1.0 और 1.0 का मतलब 1 होता है। 4 की घात में 1 होगा तो इसका आंसर कितना आ जाएगा, 4। अर्थात इसका राइट आंसर आ जाएगा 4। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा। आगे क्वेश्चन नंबर 78 और 79 दोनों एक ही प्रकार के क्वेश्चन है। एक क्वेश्चन बताते हैं। क्वेश्चन नंबर 78 देखते हैं पहले। क्वेश्चन नंबर 78 में कहा गया है कि 3 के पावर 3.5 गुणा 21 की पावर 2 दिया गया है गुणा 42 के पावर 4.5 2.5 दिया गया है। आगे कहा गया है भाग 2 के पावर 2.5 गुणे 7 के पावर 3.5 बराबर
पूछा गया है कि 21 की घात में क्या होगा, क्वेश्चन मार्क दिया गया। हमने बताया था जब भी क्वेश्चन मार्क दिया हो तो उसकी जगह पर क्या मानेंगे, x ले लेंगे। अब इनको सबसे पहले इनके जो आधार दिए गए हैं, इनके आधारों को इनके आधारों के अभाज्य गुणनखंड कराएंगे। तो इस 3 का अभाज्य गुणनखंड कराएंगे तो 3 खुद अभाज्य संख्या है, तो इसमें कोई परिवर्तन नहीं होगा, ये 3.5 इसी तरह से लिखेंगे। 21 के अंदर अगर हम गुणा कराएं, अभाज्य गुणनखंड कराने हैं, तो 21 को हम 3 गुणा 7 लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते हैं। 3 गुणा 7 लिखेंगे तो ये हो जाएगा 3 का स्क्वायर गुणे 7 का स्क्वायर। एक नियम होता है, क्या नियम होता है कि अगर ए बी के पावर n लिखा है तो ये a के पावर n गुणा b के पावर n हो जाता है। यानी दो संख्याएं अंदर गुणा में लिखी हो और उनकी होल घात लगी हो तो उनकी घातें अलग अलग भी लिख सकते हैं। तो इसी नियम के तहत इनको हम अलग अलग लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते हैं। आगे देखो, सबको पता है 42 को हम 42 के जब अभाज्य गुणनखंड कराएंगे तो 2 गुणे 3 गुणे 7, 7 त्रिका 21 दुनाई 42। इसमें भी वही करेंगे तो 2 के पावर 2.5, 3 के पावर 2.5 और 7 के पावर 2.5, ये हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा। इतना करना समझ में आया होगा। आगे ये भाग में लिखा है तो जब इधर आएगा तो गुणा में हो जाएगा, 2 के पावर 2.5 हो जाएगा, गुणे 7 के पावर 3.5 बराबर लिखा है, तो इसको भी हम 3 के पावर x गुणे 7 के पावर x लिख सकते हैं कि नहीं सकते हैं। जब हमने सबके अभाज्य गुणनखंड कराए हैं तो इसके भी अभाज्य गुणनखंड कराएंगे। ये देखो, ये अंश में है और ये हर में है, तो ये दोनों खत्म हो जाएंगे। अब जिनके जिनके आधार 3 है उनको पास में रखेंगे, तो 3 के पावर 3.5, इसका भी आधार 2 है। और देखो इसमें किसी संख्या का आधार 3 है तो ये लिखा गया है 3 के पावर 2.5। इनको एक साथ लिखेंगे। अब लिखेंगे 7 के पावर 2, 7 के पावर 2.5 गुणे 7 के पावर 3.5 बराबर में लिखा गया है 3 के पावर x गुणे 7 के पावर x। अब इनके तीनों के आधार समान है तो एक नियम होता है कि अगर आधार समान है तो इनकी घातें क्या हो जाती हैं, जुड़ जाती हैं। तो ये 3 के पावर इनको दोनों को पहले जोड़ेंगे तो 5 5 10, 3 2 5 1 6, यानी इनको जब तीनों को आपस में जोड़ेंगे तो कितना योग आएगा, 8 आएगा। ये हो जाएगा 7 के पावर 8, ये 3 के पावर x है और ये 7 के पावर x है। इसको हम लिख सकते हैं 21 के पावर 8 लिख सकते हैं और इसको हम 21 के पावर x लिख सकते हैं। देखो आधार दोनों के सेम है तो x की जगह पर क्या लिख दिया गया है, 8 लिख दिया गया कि नहीं लिख दिया गया, अर्थात x की वैल्यू क्या हो जाएगी, ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो इसी तरह से क्वेश्चन नंबर 79 भी है, ये भी हो जाएगा। इसी तरह से करना तोड़ के आ जाएगा। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 80 में क्या कहा गया है। क्वेश्चन नंबर 80 में कहा गया है 1/11 है, ये किसके बराबर होगा, ये सवाल दिया गया है। एक तो तरीका ये है कि 11 का 11 से भाग अब 1 में कराएंगे तो पहले भाग नहीं जाएगा, तो दशमलव लगाएंगे, 0 बढ़ा देंगे, 1 0 बढ़ाएंगे, 1 0 और बढ़ाएंगे तो 11 नहीं 99 हो जाएगा, 1 आएगा। फिर वही क्रिया 0 बढ़ाएंगे, ये 0 हो जाएगा, ये तो यहाँ पर 1 0 और बढ़ाएंगे तो ये हो जाएगा। फिर 1 आएगा, ये 0 9 होगा, फिर 0 9 होगा। एक चीज हम देख रहे हैं कि किसकी पुनरावृत्ति बार बार हो रही है, 0 9 0 9 0 9 की तो पुनरावृत्ति हो रही है, अर्थात इसको 0.09 किसके ऊपर बार लगाएंगे, तो चलिए बार लगाएंगे नहीं लगाएंगे, बार उसके ऊपर लगाया जाता है जिसकी पुनरावृत्ति बार बार होती है। जो संख्या बार बार आती है उसमें हम एक चिन्ह का प्रयोग कर देते हैं, ऊपर इस तरह से पड़ी लाइन लगा देते हैं, उसको बार बोलते हैं, अर्थात इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा। यहाँ पर 0 9 दोनों की पुनरावृत्ति हो रही है, 0 9 0 9 0 9 0 9, तो 0 9 दोनों के ऊपर बार लगाते हैं। अगर मान लीजिए यहाँ पर 0 9 9 9 इस तरह से होता तो इसका भी आंसर ये होता, केवल इतने में बार लगाते हैं। जिसकी पुनरावृत्ति होती है, जिस अंक की पुनरावृत्ति होती है उसके ऊपर ही बार चिन्ह लगाया जाता है। आई बात समझ में कि नहीं है, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, अर्थात इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। आई बात समझ में। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 81 में क्या कहा गया है। क्वेश्चन नंबर 81 में कहा गया है कि 18.4848 और डॉट डॉट लिख दिया गया है। सबसे पहले को P/Q के रूप में निरूपित करना है। P/Q के रूप में निरूपित करने का मतलब एक परिमेय संख्या के रूप में व्यक्त करना है। देखो कैसे करेंगे। सबसे पहले देखो इसमें 48 की पुनरावृत्ति हो रही है कि 8 की पुनरावृत्ति हो रही है कि 4 की पुनरावृत्ति हो रही है। पता चल रहा होगा कि 48 48 48 किसकी पुनरावृत्ति हो रही है, इस 48 की पुनरावृत्ति हो रही है, यानी हम इसमें बार केवल 8 में लगाएंगे कि पूरा 48 में लगाएंगे।
ये लगाएंगे। अब इसको हमें बनाना है क्या साधारण। सबसे पहला तरीका ये है कि इसको हम 18 प्लस 0.48 ये लिख सकते हैं कि नहीं सकते हैं। दोनों को जोड़ेंगे तो 18.48 आएगा। ये 18 तो अलग से लिखा है। अब देखो इसमें सबसे पहले देखा जाता है कि इन संख्याओं को जिनके ऊपर बार लगा होता है, इन दशमलव भिन्नों को हम बोलते हैं पुनरावृत्त दशमलव भिन्ने। क्या बोलते हैं? पुनरावृत्त दशमलव भिन्ने बोलते हैं। ये भी दो प्रकार की होती हैं, एक होती है शुद्ध पुनरावृत्त दशमलव भिन्न और एक होती है मिश्रित पुनरावृत्त दशमलव भिन्न। शुद्ध के अंतर्गत कौन आता है? अगर दशमलव के दाईं ओर कोई पुनरावृत्त दशमलव भिन्न दी गई हो और दशमलव के दाईं ओर सभी अंकों की पुनरावृत्ति हो। क्या हो? सभी अंकों की पुनरावृत्ति हो तो शुद्ध के अंतर्गत आता है। अगर ऐसा हो कुछ अंकों की पुनरावृत्ति हो कुछ की ना पुनरावृत्ति हो तो वो फिर तुम्हारा मिश्रित में आ जाएगा। दो एग्जांपल हम देखो दोनों दे रहे हैं। जैसे 0.33 दिया गया है, मतलब 0.3 बार दिया गया है, और 0.4333 दिया गया है तो 0.43 बार दिया गया है। तो ये जो तुम्हारा ये शुद्ध के अंतर्गत आएगा। देखो दशमलव के दाईं ओर जितने भी अंक हैं उनकी शुरुआत से ही पुनरावृत्ति हो रही है कि नहीं हो रही है। इसमें दशमलव के दाईं ओर एक अंक ऐसा आया है जिसकी पुनरावृत्ति नहीं हो रही, फिर इसके बाद पुनरावृत्ति हो रही है, तो ये मिश्रित के अंतर्गत आता है। ये शुद्ध पुनरावृत्त दशमलव भिन्न होती है, इसके बदलने का नियम अलग होता है और इसके बदलने का नियम ये होता है। तो शुद्ध वाले का नियम ये होता है कि दशमलव के बाईं ओर सबसे पहले वो संख्या लिख देंगे। तो 3 लिखा था, जितने अंकों में बार लगा होता है नीचे उतने ही 9 लिखे जाते हैं। जैसे मान लीजिए 0.47 लिखा होता तो इसका आंसर हो जाता 47/99। 0.4563 लिखा होता, पूरे में बार लिखा होता तो 4563/4 बार 9 लिख देते हैं। तो शुद्ध को साधारण भिन्न में बदलना समझ में आया कि नहीं है? शुद्ध पुनरावृत्त दशमलव भिन्न का तो ये देख के बताओ कि ये शुद्ध के अंतर्गत आएगी कि मिश्रित के अंतर्गत आएगी। तो 4-8 लिखा है, दशमलव के बाईं ओर सभी अंकों की पुनरावृत्ति हो रही है कि नहीं हो रही है। तो अगर केवल इसको साधारण भिन्न में बनाओगे तो इसकी जगह हम लिख देंगे 48/99 लिख देंगे, नहीं लिख देंगे तो इसका मतलब क्या आ जाएगा 48/99। इतना करना समझ में आया। अब 48/99 देखो ऐसी कोई संख्या दोनों से भाग चला जाएगा तो 3 से चला जाएगा तो ये आ जाएगा 16 और 33। इतनी बात समझ में आई। अब ये हो गया 18 प्लस 16/33। अब इसको हल करेंगे तो जब एलसीएम लेंगे तो 18 त्रिका 54, 18 त्रिका 54, 5 4 16/33 आ जाएगा नहीं आ जाएगा। अब इनको जोड़ देंगे तो आ जाएगा तुम्हारा 610/33। देखो 610/33 है किसी ऑप्शन में? ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर हो जाएगा। तो हमने आपको शुद्ध दशमलव भिन्नों का तो बदलना बता दिया साधारण भिन्न में। मिश्रित का भी देख लेते हैं कैसे बदला जाता है। मिश्रित का तरीका ये होता है कि सबसे पहले पूरी संख्या लिखी जाती है, फिर जिसकी पुनरावृत्ति नहीं होती है उसको इसमें घटा दिया जाता है, बटे जितने अंकों की पुनरावृत्ति हो उतने 9 लिखे जाते हैं और जितने अंकों की पुनरावृत्ति नहीं होती है उतने 0 बढ़ाए जाते हैं। कहने का मतलब इसको जब सॉल्व करोगे तो ये आएगा। जैसे अगर लिखा है 1 2 5 ये बार लगा है और कहा जाए कि इसको बनाओ साधारण भिन्न में तो सबसे पहले हमने बताया पूरी संख्या लिखो, फिर जितने अंकों की पुनरावृत्ति नहीं हो रही है उनको घटाया जाता है। तो इसमें हम 12 क्या कर देंगे, लेस कर देंगे। नीचे कितने 9 लिखेंगे, 1 9 लिखेंगे क्योंकि बार कितने अंकों में लगा है 1 में, और कितने अंकों में बार नहीं लगा है 2 अंकों में, तो 2 0 बढ़ा लेंगे। अब इसको हल कर लेंगे, आंसर आ जाएगा। तो ये मिश्रित का दशमलव भिन्नों का बदलना आया। अगला क्वेश्चन देखो क्या कहा गया है 82 नंबर में। 82 नंबर क्वेश्चन में कहा गया है 2.136 दिया गया है। एक चीज ध्यान देना कि जो हमने अभी नियम आपको बताए हैं कि दशमलव के बाद अगर जितने भी अंक हों उनकी पुनरावृत्ति हो तो शुद्ध के अंतर्गत आएगा। दशमलव के अगर हम दाईं ओर देखें कुछ अंकों की पुनरावृत्ति हो कुछ की ना हो तो वो तुम्हारा मिश्रित में आएगा। उसमें भी एक पॉइंट ध्यान देना कि दशमलव के बाईं ओर हमेशा इस प्रकार से पहले उसको सेट करेंगे कि दशमलव के बाईं ओर क्या होना चाहिए, 0 होना चाहिए, तब वो नियम फॉलो करेगा। तो सबसे पहले देखो इसमें दशमलव के बाईं ओर क्या 0 है, क्या नहीं है, तो सबसे पहले इसको इस तरह से लिखेंगे। ये लिखना समझ में आया कि नहीं आया? सबसे पहले 2 + 0.136 इसको लिख सकते हैं। अब इसका नियम अभी हमने तुमको बताया था तो 2 प्लस इसको तुरंत लिख देंगे 136/3 बार। नहीं समझ में आएगा? अब इसको कैलकुलेट करके जोड़ के लिख देना, आंसर आ जाएगा।
सॉरी जो क्वेश्चन दिया गया है उसमें एक में बार नहीं लगा है, हमने गलती से गलत नोट हो गया, सवाल ये दिया गया है, ठीक है। तो देखो इसका बदलने का फिर नियम चेंज हो जाएगा। पहला स्टेप तो ये चीज करना तो यही है। अभी हमने तुमको इसका नियम बताया था कि सबसे पहले 136 लिखो, इसमें एक घटा दो, ये नियम बताया था कि सबसे पहले पूरी संख्या हमने 136 लिख दी, फिर जिसकी पुनरावृत्ति नहीं होती उसको क्या कर देंगे, घटा देंगे। अब बटे क्या करेंगे, कितने अंकों में बार लगा है, 2 अंकों में, तो 2 9 नीचे लिखेंगे, 1 0 कर देंगे, अर्थात 2 प्लस ये हो जाएगा 135 बटे 9। देखो 9 से भाग चला जाएगा तो 9 कम 9, यहाँ पर सॉरी 0 हो जाएगा, 9 से काटेंगे 9 पन्ना 45, इतना आया कि नहीं आया। अब देखो 5 से कट जाएगा तो 5 3 आई 15, 5 गुना 10, 5 गुना ये हो जाएगा 2 प्लस 3 बटे 22। और इसमें देखो सही बटे में उत्तर दे रहा है तो सही बटे का इसको हम लिख सकते हैं 2 सही 3 बटे 22 नहीं लिख सकते हैं, क्योंकि पहले ही बताया गया था सही बटे का मतलब अगर कहीं सही बटे लिखा है तो वहां पर हमेशा बीच में अगर कोई चिन्ह आ सकता है तो प्लस का चिन्ह नहीं आ सकता है। इसका मतलब भी वही है, इसका मतलब भी वही है, तो डायरेक्ट इसको हम लिख सकते हैं, अर्थात ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 83। आगे देखते हैं 83 नंबर क्वेश्चन में क्या कहा गया है। कहा गया है 1.27 और इसमें लास्ट में जो 2 7 अंक दिए गए दोनों में बार लगा है। तो सबसे पहले ऐसे ही सीधे नहीं बनाया जाता है, सबसे पहले इसको हमने बताया था कि इस तरह से तोड़ेंगे कि दशमलव के बाईं ओर क्या होना चाहिए, शून्य होना चाहिए। तो इसको सबसे पहले ये लिखेंगे, कितना लिखना समझ में आया। अब हमने इसका बदलने का नियम बताया था, सीधे हम इसमें कर देंगे 27 बटे 99, 9 से काटेंगे 9 त्रिका 27, 3 त्रिका 9 एकम 9, 3 बटे 11 हो जाएगा। 1 प्लस 3 बटे 11, अगर सही बटे में उत्तर दे रहा है तो 1 सही 3 बटे 11 उत्तर हो जाएगा, नहीं तो फिर हम 11 एकम 11 3 14 बटे 11 हो जाएगा। देखो किस तरह से ऑप्शन दे रहा है, उसने 14 बटे 11 उत्तर दिया है तो 14 बटे 11 क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा। आगे देखते हैं 84 नंबर में क्या कहा गया। 84 नंबर भी बिल्कुल सिंपल है, उसने तो देखो पहले ही उसी रूप में बना दिया है। तुरंत हमने देखा कि दशमलव के बाईं ओर 0 लिखा है कि नहीं लिखा है, तो सीधे इसका नियम ये होता है कि इसको लिख सकते हैं 57 बटे 99, 3 से काटेंगे तो आ जाएगा 19 बटे 33। देखो 19 बटे 33 ऑप्शन दे रहा होगा, सॉरी उसने देखो केवल 57 बटे 99 ही दे दिया है, तो भी क्या है आंसर सही है। अगर तोड़ के देता तो फिर सही हो जाता 19 बटे 33। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 85 में क्या कहा गया। क्वेश्चन नंबर 85 में कहा गया है कि 0.63 के ऊपर बार लगा है और 0.37 के ऊपर बार लगा है। सबसे पहला बेसिक तुरंत देखेंगे तो इसको हम लिख सकते हैं 63 बटे 99 प्लस 37 बटे 99, इतना लिख सकते हैं कि लिख सकते हैं। आगे देखो इनको दोनों को जोड़ेंगे तो 7 3 कितना हो जाएगा 10 और 6 3 9 1 10, ये 100 हुआ कि नहीं हुआ। इनको दोनों को जोड़ेंगे तो 7 3 10, 6 3 9 1 10, ये तुम्हारा 99 हो गया कि नहीं हो गया। अब हम अगर 99 से 100 में भाग कराएं तो सबसे पहले एक बार भाग चला जाएगा, यहाँ पर बचेगा 1, दशमलव लगाएंगे 0 बढ़ाएंगे फिर 1 0 बढ़ाएंगे तो ये हो जाएगा। एक चीज देखो फिर यहाँ पर 1 आ जाएगा तो फिर डबल 0 बढ़ाएंगे तो ये 0 9 फिर करना पड़ेगा। एक चीज हम देख रहे हैं कि 0 9 की ही तो पुनरावृत्ति बार बार हो रही है। देखो सॉरी 99 1 कम 99 एक बार भाग जाएगा, देखो यहाँ पर गलती हो रही थी तो ये बार बार 1 की पुनरावृत्ति होगी, फिर आएगा इस तरह से 0 1 0 1 बार बार होता रहेगा। तो किसकी पुनरावृत्ति बार बार हो रही है 1.01। इतनी बात समझ में आई। एक तो तरीका ये है, एक तो तरीका दूसरा है, केवल तुमने ये देखा कि 100 बटे 99 हमारे इसमें आ रहा है। दूसरा तरीका ये है कि सभी ऑप्शन चेक करो, पहला ऑप्शन 1.01, दूसरा ऑप्शन क्या दिया गया है बोलो, दूसरा ऑप्शन दिया गया 101, तीनों में बार लगा है। तीसरा ऑप्शन 1.01 और चौथा ऑप्शन क्या दिया गया है 0.001 और इसमें ये दिया। देखो किससे हमारा 100 बटे 99 आएगा, तो इससे 100 बटे 99 आने की कोई सवाल नहीं है। 101 बटे क्या आएगा 99, तो ये ऑप्शन क्या होगा नहीं होगा। इससे करेंगे तो ये 101 बटे 9999, ये तो हमको लाना नहीं है।
इसमें करेंगे तो 1 + 1/99 आएगा, हल करोगे 99 कम 99 100/99, इसको सॉल्व करोगे तो 1 बटे कितना आ जाएगा। सबसे पहले इसमें आएगा 900 900 आ रहा है, ये समझ में आएगा। तो इस तरह से तोड़ लेना, ऑप्शन से भी हो जाएगा वैसे भी हो जाएगा। इसी तरह से 86 नंबर करना है, 86 आ जाएगा नहीं आ जाएगा, 86 भी आ जाएगा। इसी तरह से 87 तो बिल्कुल सिंपल है, आ जाएगा नहीं आ जाएगा। 88 भी इसी तरह का, ये भी आ जाएगा। आगे 89 90 91 92, ये जो 4 क्वेश्चन दिए गए हैं, अगर एलसीएम या सीएफ चैप्टर पढ़ा होगा ध्यान से तो वहां पर ये सेम क्वेश्चन मिले होंगे। तो ये एलसीएम एंड सीएफ चैप्टर में मिले हैं कि नहीं मिले? एलसीएम निकालना या सीएफ निकालना, दशमलव वाली संख्याओं का एलसीएम और एसीएफ निकालना बताया गया था। तो इन सवालों को बताने की जरूरत है क्या, बताओ? अगर जिसने एलसीएम या सीएफ चैप्टर पढ़ा होगा तो उसको तुरंत आ गए होंगे सवाल। हम सीधे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 93 क्या कहा गया है। अगर नहीं आ रहे हैं तो फिर भी कमेंट बॉक्स में लिखो तो बताए जाएंगे दोबारा। 93 नंबर में देखो क्या कहा गया, 4/9 कामा √9/49 कामा 0.45 बार और इसके बाद 0.8 का होल स्क्वायर। कहा गया है कि इसमें से बताइए कि सबसे छोटी संख्या कौन सी है। तो सबसे पहले इनको हम साधारण भिन्न में बनाएंगे। 4/9 तुम्हारा साधारण भिन्न में है तो हमने इसको लिख लिया। 9/49 को हम 3/9 लिखे, सॉरी 3/7 लिखेंगे कि नहीं लिखेंगे, ये भी लिखना समझ में आ गया होगा। अभी हमने तुमको बताया था कि बार वाली संख्याओं को कैसे साधारण भिन्न में बदला जाता है, तो इसको हम 45/99 लिखेंगे कि नहीं लिखेंगे। जब इसको कैलकुलेट करेंगे तो ये बताओ 5/11 आएगा कि नहीं आएगा, अर्थात इसको हम डायरेक्ट 5/11 लिख लें कि नहीं लिख लें। 45 बटे कितना आएगा, 99 आएगा, 9 से काटेंगे तो आ जाएगा 5/11 और इसको लिखेंगे तो आ जाएगा 0.8 गुणे 0.8 करोगे तो आ जाएगा 64/100 आएगा कि नहीं आएगा। 0.64 आएगा, सीधे 64/6 हो जाएगा। 4 से काटेंगे तो ये आ जाएगा तुम्हारा 16। कहने का मतलब ये जो भिन्न आई 16/25 आई कि नहीं आई। इतना करना भी समझ में आया कि नहीं आया, यानी इन सभी को हमने साधारण भिन्न बना लिया है। अब साधारण भिन्नों का छोटा बड़ा देखना जो कैसे किया जाता है उसका हम देखो नियम बता रहे हैं, ध्यान से देखना। किया ये जाता है कि इनमें से कोई 2 भिन्नें चयन की जाती है। 2 भिन्नों को लेकर हम चयन करेंगे। पहले हम देखेंगे कि इन दोनों भिन्नों में कौन सी भिन्न बड़ी है, फिर जब इन दोनों में पता चल जाएगा कि एक भिन्न बड़ी होगी, फिर इन दोनों में देखेंगे, फिर इन दोनों में देखेंगे, ऐसे हम निकालेंगे कि सबसे बड़ी भिन्न कौन सी है। एक तो तरीका देखो ये है। इसके बाद जो किताब में दिया गया है वो तरीका ये है कि इनको सबको उसने दशमलव में बनाया है। क्या किया है, दशमलव में बनाने के बाद फिर सीधे चेक किया है कि कौन सी संख्या बड़ी छोटी होगी। हम इसको बिना दशमलव में बनाए कैसे करेंगे। ये जो कॉन्सेप्ट हम बताने जा रहे हैं बिल्कुल सिंपल होता है, मौखिक हो जाता है। सबसे पहले हम इन दोनों में देखेंगे कौन सी भिन्न, हमारा टारगेट क्या है, भिन्न छोटी देखना। ये भी ध्यान देना कि हमें देखना क्या है, छोटी। तो इन दोनों में देखो सबसे पहले कौन बड़ी है कौन छोटी है। तो कुछ नहीं किया जाता, तिर्यक का गुणा कराया जाता है। इनका तिर्यक का गुणा कराओगे तो 7 चौको कितना आएगा 28 और 9 तिरका 27। हमारा टारगेट क्या देखना है, छोटी। इसमें देखो कौन सी संख्या इन दोनों में 28 और 27 में कौन सी संख्या छोटी है, 27 छोटी है। तो ये बड़ी संख्या हमारा टारगेट नहीं है, छोटी संख्या टारगेट है। तो इसका काम खत्म हो गया हमारे पास। हम तो इन देखा हमने कि 4/9 और 3/7 में कौन सी छोटी है, 3/7। अब हम 3/7 और 5/11 में देखेंगे कौन सी छोटी है। तो 11 तिहाई 33 और 7 पना 35। इन दोनों में बताओ कौन सी, 33 छोटा है कि 35 छोटा है, 33 छोटा है। इसका भी काम खत्म हो गया। हमारे पास बची 3/7 और एक भिन्न लास्ट में बची थी 16/25। इनमें देखेंगे 25 तिहाई 75 और 16 सत्ते 7 42, 16 सत्ते 112। इतनी बात समझ में आई कि नहीं है। 16 सत्ते कितना हो गया 112। अब इन दोनों में देखो 75 बड़ा है कि 112, सॉरी छोटा देखना है, 75 छोटा है कि 112 छोटा है। ये छोटा है कि नहीं छोटा है, तो ये खत्म हो जाएगा। अर्थात हमने देखा कि इन चारों भिन्नों में सबसे छोटी भिन्न कौन सी है, 3/7। और ये 3/7 भिन्न आई कहाँ से थी, क्योंकि हमारा ये तो उत्तर होगा नहीं। ये 3/7 √9/49 को ही तो हमने 3/7 लिखा था। अर्थात आप जिस ऑप्शन में ये संख्या लिखी होगी वही सबसे छोटी हो जाएगी। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा। आई बात समझ में कि नहीं आई। तो ये नियम होता है। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 94। क्वेश्चन नंबर देखो 94 में क्या कहा गया है।
क्वेश्चन नंबर 94 में कहा गया है 15/16 कामा 19/20 कामा आगे कहा गया है 24/25, आगे फिर कहा गया है 34/35। इन चार भिन्नों में कहा गया है कि बताइए कि कौन सी भिन्न सबसे छोटी होगी। प्रॉपर अगर हम इस सवाल की बात करें तो इस सवाल को हम केवल 5 सेकंड में इसका उत्तर दे सकते हैं, सीधे पता चल जाएगा कौन सा छोटा है कौन सा बड़ा है। इसमें अगर देखें कौन सी छोटी है तो 15/16 सबसे छोटी है और 34/35 सबसे बड़ी है। देखो इसमें कैसे पता चल गया, इसका क्या लॉजिक होता है। तो इसमें इस तरह से इस टाइप में दो टाइप बनते हैं। एक तो सबसे पहले देखा जाता है कि सबका अंतर क्या होना चाहिए, समान होना चाहिए। तो हमने देख लिया था, सवाल लिखा तो पता चल गया कि अंतर समान है। देखो 15 और 16 का अंतर कितना आएगा, 1 का। 19 और 20 का अंतर कितना आएगा, 1 का। 24 और 25 का अंतर कितना आएगा, 1 का। और 34 और 35 का अंतर कितना आएगा, यानी सबकी अंश और हर का अंतर क्या होना चाहिए, समान होना चाहिए। तो देखो पहली कंडीशन सब में फॉलो है कि नहीं फॉलो। दूसरी कंडीशन ये होती है कि या तो सभी भिन्नें उचित भिन्नें होनी चाहिए और या फिर अनुचित होनी चाहिए। अगर सभी भिन्नें उचित भिन्न है तो उचित भिन्न की हमें परिभाषा पता होनी चाहिए। तो उचित भिन्न उन भिन्नों को कहते हैं जिनका अंश हर से क्या होता है, छोटा होता है। जिनका अंश हर से छोटा होता है उचित भिन्नें कहें, या फिर सभी भिन्नें 1 से छोटी होनी चाहिए। ये भी एक शब्द कह सकते हैं। कैसी होनी चाहिए, 1 से छोटी होनी चाहिए, मतलब इनका एक भी बार भाग नहीं जाना चाहिए। तो बताओ 15/16 अगर लिखा है तो इसमें क्या एक भी बार भाग जाएगा, क्या नहीं जाएगा। ये सभी भिन्नें देखो उचित भिन्नें लिखी हैं, यानी 1 से छोटी सभी भिन्नें हैं। तब नियम बनता है कि अगर इसमें सबसे छोटी पूछे और सबसे बड़ी पूछे तो जिस भिन्न का अंश छोटा होगा, क्या होना चाहिए, अंश छोटा है, तो वही भिन्न क्या होगी, छोटी होगी। और जिन भिन्न का अंश बड़ा है वही भिन्न क्या होगी। तो किस भिन्न का अंश सबसे छोटा है, 15, तो ये भिन्न सबसे छोटी हो जाएगी और ये भिन्न सबसे क्या हो जाएगी, बड़ी। अगर इनको अवरोही क्रम में कहे तो इस तरह से लिख दो सीधे 34/35, 24/25, 19/20, 15/16। ये अवरोही क्रम हो जाएगा। आरोही क्रम लिखे मतलब बढ़ता क्रम लिखे तो सीधे लिख देना। तो छोटी बड़ी अगर पहचानना आ गया तो आरोही अवरोही सब कर लेंगे। इतनी बात समझ में आई कि नहीं आई। इसी में देखो अगर ये भिन्न ये ना लिख के दे देता 16/15, 20/19, 25/24 और दे देता 35/34, तो दोनों का नियम क्या हो जाता, उल्टा हो जाता। पहली कंडीशन तो दोनों के लिए सेम है कि अंतर बराबर होना चाहिए। अंतर क्या होना चाहिए, बराबर। और दूसरी कंडीशन देखो यहाँ पर ये उचित भिन्न ना हो के कैसी भिन्न है, अनुचित भिन्न है। अनुचित भिन्न का मतलब है कि 1 से बड़ी। 1 से बड़ी क्यों है, जब 16/15 करोगे तो इसमें एक बार भाग चला जाएगा। देखो सब में कम से कम एक बार भाग चला जाएगा, मतलब ये 1 से क्या है, बड़ी है। जब अगर ऐसी कंडीशन हो तब अगर छोटी और बड़ी देखना हो तो जिस भिन्न का अंश अगर अंश छोटा है, छोटी भिन्न देखने के लिए अंश बड़ा होना चाहिए और बड़ी भिन्न देखने के लिए अंश क्या होना चाहिए, छोटा होना चाहिए। जस्ट उल्टा हो जाता है। अगर यहाँ पर पूछा जाए कि सबसे छोटी भिन्न कौन सी होगी तो सबसे छोटी भिन्न 35/34 होगी। अगर सबसे बड़ी भिन्न पूछी जाए तो 16/15 होगी। दोनों का अंतर समझ में आया कि नहीं, आगे क्या अंतर है। तो ये दोनों नियम होते हैं, इनको नियम को नोट कर लेना। तो इस नियम के तहत अगर हम देखें तो क्वेश्चन नंबर जो तुम्हारा 94 नंबर है सीधे मौखिक ही हो जाएगा। इतनी बात समझ में आई कि नहीं है। इन दोनों नियमों को ध्यान देना। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 95 में क्या कहा है। आगे क्वेश्चन नंबर 95 में कहा गया है कि 3/7 कामा 2/9 कामा 4/13 कामा 6/11 कामा 7/9। इसमें कहा गया है कि सबसे बड़ी भिन्न कौन सी होगी। सबसे पहले देखो कि क्या सबके अंतर समान है क्या। इसका अंतर करेंगे तो 7 में 3 घटाएंगे 4, 9 में 2 घटाएंगे 5 आ जाएगा। तो पहले इस स्टेप से देखो सबके अंतर समान नहीं है तो हमारा 60 कट तो लगेगा नहीं। तो फिर वही नियम की 2-2 का क्या करेंगे, अब 2-2 से देखेंगे कौन सी छोटी कौन सी बड़ी है। तो सबसे पहले हमारा यहाँ पर टारगेट क्या देखना है, बड़ी भिन्न देखना है। तो देखो कि इन दोनों में कौन सी बड़ी है। तो बार बार सीधे ऐसे ना लिखना कि 9 तिरका 27 ऊपर लिखो, ऐसे मौखिक की गुणा करो 9 तिरका 27, 7 दुनाई 14। तो ये भिन्न छोटी हो गई। हमारा टारगेट क्या देखना है, बड़ी भिन्न देखना है। तो इसमें हमने क्रॉस लगा दिया। ये करना समझ में आया।
अब हम इनमें दोनों में देखेंगे तो 13 ते 39 और 7 चौको 28, तो ये भी भिन्न क्या हो गई, 13 ते 39 बड़ा है, हमारा टारगेट भी क्या है, बड़ी भिन्न ही देखना। अब इनमें दोनों में देखेंगे तो 11 तिहाई 33 और 7 छंग 42, तो 11 तिहाई 33 यहाँ पर आया था और 42 यहाँ पर आया था, 33 छोटा है तो ये भी क्या हो जाएगा। अब इनमें दोनों में देखेंगे तो 9 छाक 54 हो जाएगा, 11 सत्ते 77 हो जाएगी, ये भिन्न छोटी हो जाएगी, तो सबसे बड़ी भिन्न कौन सी हो जाएगी, 7/9। देखो 7/9 ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। उम्मीद करते हैं ये भी क्वेश्चन समझ में आया होगा। ठीक, आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 96 में क्या कहा गया। क्वेश्चन नंबर 96 में कहा ये गया है कि 4 संख्याएं दी गई, उसमें ऑप्शन दे दिया है निम्नलिखित में से किसमें भिन्न अवरोही क्रम में है। तो चारों ऑप्शनों में संख्याएं यानी 4 जो भिन्न दी गई वो एक ही दी गई है, उनका क्रम केवल चेंज किया गया है। तो हम लिखते हैं कौन सी दी गई है, एक 5/7 है और एक 9/11 है और एक कौन सी है, एक 7/9 है और एक 3/5 है। सबसे पहले तुरंत देखा जाता है कि क्या सबके अंतर समान है क्या, तो 7 में 5 घटाएंगे 2 आ जाएगा, सबके अंतर क्या है समान। और एक के बाद ये सभी देखो सभी उचित भिन्न दी गई है, क्या दी गई है, उचित भिन्न दी गई है। तो इसका करना तो बिल्कुल आसान है, उसने क्या कहा है अवरोही क्रम में लिखना है। तो अवरोही क्रम में लिखने का मतलब सबसे पहले बड़ी लिखी जाती है फिर उससे छोटी, तो सबसे बड़ी क्या हो जाएगी 9/11, 7/9, 5/7 और 3/5। ये देखो जिस ऑप्शन में दिया गया हो वही ऑप्शन क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। तो इसी तरह के आगे के सभी क्वेश्चन करने हैं, 97, 98, 99, 100, 101, 102, 102 नंबर तक सेम इसी प्रकार के क्वेश्चन है। किसी में आरोही क्रम कह रहा है तो किसी में अवरोही क्रम कर रहा है। कर लेंगे नहीं कर लेंगे, जो भी क्वेश्चन नहीं आते कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिए, बताएंगे जरूर। 103 नंबर देखते हैं क्वेश्चन क्या कहा गया। कहा गया है रोहित ने रुपए 22.25 के 25 पैसे तथा 50 पैसे के कुल 52 टिकट खरीदे। इसमें उसने 50 पैसे वाले टिकटों पर कितनी राशि व्यय की है। तो सबसे पहले हम ये पता करें कि उसने 50 पैसे के टिकट कितने खरीदे हैं, फिर इसके बाद उनका मूल्य ज्ञात कर लेंगे। तो टोटल टिकट हैं कितने 52, और उसने पूछा है 50 पैसे के कितने टिकट खरीदे हैं। हम मान लेंगे कि माना कि उसने 50 पैसे के यक्स टिकट खरीदे हैं, तो 25 पैसे के कितने टिकट खरीदेगा, क्योंकि टोटल उसे 52 ही खरीदना है, तो ये 52 माइनस यक्स ही तो ये हो जाएंगे। इतनी बात समझ में आई कि नहीं आई। अब एक चीज समझो, हमको पता है कि 50 पैसे के एक टिकट की कीमत 50 पैसे है, तो यक्स टिकट अगर खरीदेगा तो इनकी कीमत हो जाएगी 50 यक्स हो जाएगी। इसी तरह से 52 माइनस यक्स में अगर हम 25 का गुणा करा देंगे तो ये 50 पैसे के टिकटों की कीमत होगा, ये 25 पैसे के टिकटों की टोटल कीमत, दोनों की टोटल कीमत इनको जोड़ देंगे टोटल कीमत आ जाएगी। लेकिन टोटल कीमत उसने कहा है कि 22.25 रुपया दिया है। तो एक चीज देखो, हमने यहाँ पर दोनों तरफ पैसे में बनाया है, तो इसको भी हम क्या करेंगे पहले पैसे में बनाएंगे। तो रुपए को पैसे में बनाने के लिए 100 का गुणा किया जाता है, यानी इसको कैलकुलेट करोगे तो आ जाएगा 2225। यहाँ से सबसे पहला काम करना कि यक्स की वैल्यू निकाल लेना, तो पता चल जाएगा कि यहाँ पर टोटल टिकट उसने कितने खरीदे हैं 50 पैसे के। उसने यक्स की वैल्यू हमसे नहीं पूछी है। अगर ये पूछता कि 50 पैसे के कितने टिकट खरीदे हैं तो फिर इसका आंसर हो जाता कि यक्स टिकट खरीदे हैं, मतलब जो यक्स की वैल्यू आती वो आंसर हो जाता। लेकिन उसने हमसे पूछा है कि उसने 50 पैसे पर टिकटों पर कितनी राशि व्यय की है, तो इसका उत्तर ये होगा, यानी जो 50 यक्स की वैल्यू जो आएगी उसका 50 के साथ गुणा कराएंगे तब टोटल तुम्हारी पता चल जाएगी कि 50 पैसे पर उसने कितना व्यय किया है। और ये जो तुम्हारा मूल्य आएगा ये पैसे में आएगा, और ऑप्शन देखो किसमें दे रहा है रुपए में, तो फिर इसमें 100 का भाग करा देना। इतनी बात समझ में आएगी नहीं, ये चीज करना। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 104। क्वेश्चन नंबर 104 में कहा गया है कि किसी संख्या को 0.72 से गुणा करने के स्थान पर उस संख्या को 7.2 से गुणा कर दिया गया है। इससे उसका उत्तर सही उत्तर से 2592 अधिक रहा है, तो प्रारंभिक संख्या ज्ञात कीजिए। हम मान लेंगे माना कि प्रारंभिक संख्या कितनी है 1 है, तो उसको गुणा किससे कराना था 0.72 से। तो जब हम 1 में 0.72 का गुणा कराएंगे तो एक संख्या क्या प्राप्त होगी 0.72 ही तो प्राप्त होगी। लेकिन उसने गलती से गुणा करा दिया किससे 7.2 से, तो हमें संख्या मिलेगी 7.2। उसने पूछा है तो इससे उसका उत्तर सही उत्तर से 2592 अधिक आ रहा था। जब देखो 7.2 अधिक है तो अधिक से अगर गुणा कराएंगे तो अधिक उत्तर है। कितना अधिक आएगा तो 7.2 में हम 0.72 क्या कर देंगे घटा देंगे,
10 में 2 घटाएंगे 8 आ जाएगा, 11 में 7 घटाएंगे 4 आ जाएगा। यानी उसका कितना उत्तर अधिक आ रहा है? 6.48 ही तो उत्तर अधिक आ रहा है। लेकिन क्वेश्चन के हिसाब से कितना आ रहा है? 2592। यहाँ से 2592 बटे हो जाएगा 6.41। इसको कैलकुलेट कर लेना, आंसर आ जाएगा। आई बात समझ में कि नहीं आई? आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 105। आगे दिया गया है क्वेश्चन नंबर 105। 105 में कहा गया किसी संख्या का वर्ग दो संख्याओं 75.15 और 60.12 के वर्गों के अंतर के बराबर है। एक संख्या है 75.15 और एक संख्या है 60.12। इन दोनों का वर्ग करना है, इसके बाद इनके वर्गों का अंतर करना है, फिर वर्गमूल निकालना है, इनके बराबर है। तो अब देखो इसको किस तरह से कराएंगे। अगर सीधे अगर हम ऐसे करना चाहें 75.15 का वर्ग करेंगे तो कैलकुलेशन काफी बड़ा हो जाएगा। 60.12 का 2 बार गुणा कराएंगे, फिर घटाएंगे, फिर भाग से वर्गमूल निकालेंगे, कैलकुलेशन काफी टफ हो जाएगा। तो इसको जो कैसे करेंगे, इसका शॉर्टकट क्या है? अगर हम यहाँ पर 1.5 को छोड़ दें, केवल हम दशमलव के बाईं ओर की संख्या लें, 75 केवल लें, तो यहाँ पर 75 हम स्क्वायर कर दें माइनस। अगर यहाँ पर केवल हम 60 लें, 75 का वर्ग करेंगे तो ये भी बताएगा था कि जिस संख्या के इकाई के अंक में 5 हो तो उसका वर्ग करना भी बताएगा 60 कितना है। तो ये हो जाएगा तुम्हारा 56 25। इतना करना समझ में आया कि नहीं आया? इसका करेंगे कितना आ जाएगा? 3600। इसको इसमें घटाएंगे तो कितना आ जाएगा? और ये इसका भी शॉर्टकट बताया गया था। इसका वर्गमूल कितना आएगा? 45। अर्थात जो भी उत्तर होगा वो 45 के नजदीक होगा कि नहीं होगा? अब ये 45 से ज्यादा होगा, कम नहीं होगा, क्योंकि हमने संख्याएं कुछ संख्याएं छोड़ दी थी। 0.15 छोड़ा था और 0.12 छोड़ा था। अगर इनका कैलकुलेशन करेंगे तो कुछ ना कुछ उत्तर बढ़ जाएगा। कितना बढ़ जाएगा? तो वही कह रहा है कि 45.09 उत्तर देगा। इतनी बात समझ में आई कि नहीं आई? तो नजदीक वाला उत्तर 45.09 सही हो जाएगा। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 106 में क्या कहा। क्वेश्चन नंबर 106 में कहा गया है कि 20 मीटर लंबे तार को इस प्रकार से दो भागों में विभाजित किया गया है कि एक भाग की लंबाई, पहले भाग की जो लंबाई है दूसरे भाग की लंबाई की 2/3 है। यहाँ से हम पहले भाग और बटे दूसरा भाग करें तो कितना आ जाएगा? 2/3। इसके हिसाब से पहला भाग 2 होगा और तीसरा भाग कितना हो जाएगा? 3 होगा। इसके हिसाब से अगर हम देखें तो दोनों भाग होंगे कितने? 5 ही तो होंगे। टोटल दिया गया है कि 20 मीटर लंबा है तो एक बराबर हो जाएगा 4 मीटर के। उसने हमसे पूछा क्या है? लंबे टुकड़े की ज्ञात करो। इस अनुपात के हिसाब से लंबा टुकड़ा 3 का ही तो है। अगर एक बराबर 4 मीटर के है तो अगर यहाँ से हम 3 बराबर निकालेंगे तो 12 मीटर आ जाएगा। अगर 2 बराबर निकालेंगे तो कितना आ जाएगा? 8 मीटर आ जाएगा। 12 मीटर और 8 मीटर जोड़ के देखो टोटल लट्ठे की लंबाई 20 मीटर है कि नहीं है? तो उसने हमसे बड़े टुकड़े को पूछा है तो एक बराबर 4 के, तो बड़ा टुकड़ा 3 ही तो है, 12 मीटर। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 107 में क्या कहा गया है कि टेरी रोज 1600 मिलीलीटर दूध पीती है। एक लड़की है जिसका नाम टेरी है। रोज का मतलब यहाँ पर प्रतिदिन है। कहने का मतलब टेरी प्रतिदिन 1600 मिलीलीटर दूध पीती है। यानी एक दिन में वो कितना दूध पीती है? 1600 ml। उसने पूछा है कि 4 सप्ताह में कितने दिन होते हैं? तो एक सप्ताह में 7 दिन होते हैं, तो 4 सप्ताह में 28 दिन हो जाएंगे। पता करें कि 28 दिन में कितना पिएगी, तो 28 का गुणा इधर भी करा देंगे। जब 28 का गुणा कराएंगे तो इसका गुणा कराएंगे तो तुम्हारा आ जाएगा, इतनी आप समझ में आई कि नहीं आई? ये तुम्हारा ml में आ गया, इतना दूध वो पिएगी। लेकिन उसने जो उत्तर पूछा है वो किसमें पूछा है? लीटर में। तो 1 लीटर बराबर होता है 1000 ml। यानी ml को लीटर में बनाने के लिए 1000 का भाग ही तो कराएंगे। जब हम इसमें 1000 का भाग कराएंगे 1 0 से 0 0 से 0 0 तो ये हो जाएगा 44.8 लीटर। अर्थात कितना दूध पिएगी? 44.8 लीटर दूध पिएगी। अगला क्वेश्चन, लास्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 108 देखो क्या कहा गया है। क्वेश्चन नंबर 108 में कहा गया है कि दो संख्याओं का गुणनफल 0.08 है। इनमें से एक संख्या दूसरी संख्या के 1/5 के बराबर है। इनमें से छोटी संख्या ज्ञात करो। दो संख्याएं दी गई हैं, हमने मान लिया दोनों संख्याओं का गुणनफल दिया गया। एक संख्या a है और दूसरी संख्या b है, तो दोनों संख्याओं का गुणनफल कितना दिया गया है? 0.008।
इतनी बात समझ में आई। एक संख्या ये a जो है दूसरी संख्या b के कितने के बराबर है, 1/5 के बराबर है कि नहीं है। यहाँ से अगर हम तिर्यक का गुणा कराएं तो b बराबर 5a के होगा कि नहीं होगा। अगर हम b की जगह पर यहाँ पर सीधे क्या रख दें, 5a रख दें, तो b की जगह जब a तो लिखा था, b की जगह हम 5a रखेंगे तो ये हो जाएगा 0.008 है। दशमलव हटाएंगे, नीचे 3 जीरो बढ़ा देंगे, नहीं बढ़ा देंगे। इसको अगर हम 8 से इधर काटेंगे तो आ जाएगा 1/125। तो यहाँ पर जब हम करेंगे तो याद आएगा 5a² बराबर 1/125। तो a² बराबर 1/5 का इधर गुणा हो जाएगा तो ये हो जाएगा 625। यहाँ से अगर हम a बराबर निकालें तो a की वैल्यू 1/25 आई कि नहीं आई। b की वैल्यू अगर निकालना चाहें तो 5 गुणे a की वैल्यू 1/25 और जब 25 1/5। इसने हमसे पूछा क्या है, पूछा इनमें से छोटी संख्या है। तो छोटी संख्या कौन सी होगी, ये संख्या छोटी होगी कि ये संख्या छोटी होगी। तो यहाँ पर 1 के बराबर 25 भाग कराने हैं, यहाँ पर 1 के 5 भाग कराने हैं, छोटी संख्या यही तो होगी। इतनी बात समझ में। इसको उसने दशमलव बना दिया, दशमलव बनाओगे तो 0.04 आंसर आई। बात समझ में नहीं है। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो इस तरह से हमने इस चैप्टर के बीए के क्वेश्चन करवा दिए। दोस्तों अगर आप लोगों को ऐसा लग रहा हो कि इससे हम कुछ सीख रहे हैं तो हमारे वीडियो को सब्सक्राइब करें, शेयर करें।